अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज आप कोई सस्ता मोबाइल भी लेने चले जाएं तो वो जेब पर अच्छा खासा भारी पड़ जाता है, यानी मोबाइल कोई सस्ता रह ही नहीं गया। मोबाइल तो क्या, मोबाइल एसेसरीज़ भी जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता चल जाता है जी अच्छी खासी वो भी महंगी है, महंगाई है। तो ओवरऑल जहाँ सब चीज़ों पर इम्पैक्ट आता है यहाँ पर भी आता है। अच्छा जी, अब होता क्या है, यहाँ पर धोखा बहुत ज़्यादा है। हमने आपको असली और नकली चीज़ों की पहचान बतानी है। सबसे पहले तो ये महंगे तरीन मोबाइल जब आप ख़रीदने जाते हैं, कुछ मोबाइल रिपेयर कर दिए जाते हैं, डब्बे में पैक कर दिए जाते हैं। पुराने मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल आपको नए कह के बेच दिए जाते हैं। वहाँ पे अब मतलब सारिफ इतना परेशान हो जाता है और मतलब इतनी स्मार्ट तरीके से उसको चेंज किया जाता है कि पता भी नहीं चल सकता। आज हम आपको बताएंगे कि असल में जो मोबाइल रिपेयर हुआ होता है वो कैसा होता है, उसकी निशानी कैसी होती है, कुछ ऐसी चंद चीज़ें कि आपको पता चल जाए कि ये रिपेयर हुआ मोबाइल है या इस्तेमाल शुदा मोबाइल है। समटाइम क्या होता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो उसकी बैटरी को भी रिवर्स कर दिया जाता है। लेट्स सपोज आईफोन जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आईफोन में हम बैटरी टाइमिंग वगैरह देख रहे होते हैं, उसको भी रिवर्स कर दिया जाता है। आप महंगी चीज़ ले लेते हैं, फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ और, बाहर से अगर आप मोबाइल वगैरह मंगवाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं चलिए बाहर से किसी ने गिफ्ट भेजा, यहाँ पे पीटीओ प्रूफ कराना है, वो महंगा है, जबकि यहाँ से अगर आप ले लें तो वो उतना महंगा नहीं है। सेकेंडली, आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, सेल करते हैं, बार बार ये जो सिलसिला रहता है, इसमें भी कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। वो क्या मोहतात रहना है वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छी मुस्तनद शहर लाहौर में कहाँ कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप जाके मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकते हैं। अगर आप महंगा मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप एंड्रॉयड ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं या कोई भी अपनी पसंद का फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम आज आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ सरदार अजहर सुल्तान साहब मौजूद है, प्रेसिडेंट मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ मार्केट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, ठीक ठाक है आप? जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और मोबाइल फ़ोन के रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर पिछले साल से इस साल हम मुआवजा करें तो अच्छा खासा कीमतों में इजाफा भी हुआ। तो अब महंगी चीज़ आपने ख़रीदनी है, धोखा बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह पता चलता है कि हमने पहले तो सबसे गाइड कर दें कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखें कि आपको कैसा मोबाइल चाहिए, हमारे नाज़रीन को वो गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि अब जो सबसे मेन है ना वो पीटीए नॉन पीटीए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपको जब जाएंगे ना तो वहाँ वैरायटी मिलेगी आपको। उस वहाँ ओरिजिनल डब्बा पैक पड़ा होगा, पीटीए टेक्स पीरियड पड़ा होगा, नॉन पीटीए होगा और जेवी होगा। ठीक है। जेवी वो होते हैं जो लॉक होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर, वो मोबाइल अपने लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे होते हैं, तो वो वहाँ से वापस आ जाते हैं पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो वो लॉक कर देती है कंपनी उनको। फिर उसको खुलवाना पड़ता है? फिर वो जो एप्पल है ना वो नहीं खुलता। अच्छा। हाँ, एप्पल में ये मसला है, वो बड़ा सेफ उसका वो मामलात हैं, उसकी जो प्राइवेसी तो है वो ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाता है जेवी? हाँ हाँ, जी जी। अब यही है उसमें कि नॉन पीटीए, पीटीए, जेवी, और एक ये जो बाद में जब आप यहाँ आ जाएँ तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो है पीटीए हुआ है, ये पैच के साथ हुआ है, सीपीआईडी के साथ हुआ है, या पूरा टैक्स दिया गया उसमें। अच्छा, हाँ, इसमें यहाँ पे भी धोखा दिया जाता है? यहाँ भी धोखा दिया जाता है। तो फिर आम बंदा जो है, अब देखे ना मिडिल क्लास से अब इतने इतने प्राइसेस होगी, और फिर हर बंदे ने जो मोबाइल है वो दूसरा इस्तेमाल, वो बटन वाला तो दौर चला गया। और अजहर साहब, अब मैक्सिमम लोग अपना काम भी इसी पे कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, दफ्तरों के काम मोबाइल फोन पे हो रहे हैं, सारा कुछ। फिर आप मोबाइल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं ना करते? कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी है ना वो एप्पल में। उसके बाद आप एंड्रॉयड में आ जाएं। एंड्रॉयड में ये है प्रॉब्लम कि उसमें आप पैच कर सकते हैं सीपीआईडी। फर्ज करो मैं इंपोर्टर हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो बड़े सैमसंग के, ये बड़े गूगल के, वन प्लस के जो ब्रांड है ना, उनके टैक्सीज बहुत रख दी गवर्नमेंट ने हमारे ने, 2-2 लाख, 1.5 लाख, लाख लाख रुपए। अच्छा, फिर अब हमारी कुव्वत खरीद भी उस हवाले से नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिर ये क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन है, दुकानदार, ये क्या करते हैं कि ये वहाँ से सीपीआईडी कराते हैं कंप्यूटर से। अच्छा। सीपीआईडी का ये होता है कि भी सैमसंग का कोई बड़ा मॉडल है, गूगल का कोई बड़ा मॉडल है, तो उसको जो चीप टैक्सीज है ना, जिन पे बहुत ही हल्के मॉडल हैं, जिसकी कीमत 20,000 रुपये होगी, वो 2 लाख रुपए वाले मोबाइल पे जो 20,000 वाला मोबाइल की वैल्यू है ना, उसको वो पैच कर देते हैं, उसका नंबर IMEI नंबर। अच्छा।
अच्छा, अब जब सिस्टम में आएगा, सिस्टम में ये आएगा कि मैं जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत कम मॉडल का है, छोटा है। तो ये एक तो ये इससे जो क्राइम का मामला है ना, वो हमारी जो सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम पड़ता है कि वो पैच है। सही। अब मुझे ट्रेस जो करेंगे तो किसी और नाम से ट्रेस होगा, ओ हो। और फिर मैं अगर ये दोबारा, आम हो रहा है? हाँ ये आम हो रहा है, पीछे बहुत सख्ती हुई है तो उससे फिर आम हो रहा है। अब मेरे नाम पे एक आईएमई नंबर रजिस्टर्ड है, मैं उसको पैच करा देता हूँ, उसको ख़त्म करा देता हूँ। कि कोई किसी भी दुकान पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये तो बंद हो गया, इसको नहीं देखना। अजहर साहब, ये तो फिर किसी के लिए भी, इनके लिए, मेरे लिए रिस्क हो सकता हाँ, है रिस्क हमारे है। नाम पे। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? कि आप क्या देखें ना, एक क्राइम में इस्तेमाल के मोबाइल, बिल्कुल ना, और हमें पता भी उसका नहीं, पैच आपको लगा दिया उन्होंने, और हमें पता भी नहीं। आपको पता भी नहीं है। कोई तरीका है कि पता चल सके कि मेरे नाम हाँ, पर अब कोई? ये बात है कि उसके लिए अब आपने सबसे पहले तो ये करना है, जब आपने परचेज करना है, अगर डब्बा पैक नहीं है, रिफर्बिश्ड है या यूज्ड में है, तो आपने 8484 पे मैसेज करना है। ठीक है। जब वो मैसेज होगा तो फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा कि ये पीटीए है और किस मॉडल के साथ है। ठीक है। तो फिर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि एक तो ये जेन्युइन है और ये पीटीए टैक्स पेड है। और उसके बाद जब आपने टैक्स पेड कराना है तो फिर या तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके या किसी भी उनके पीटीए उस पे जाके आप खुद टैक्स पेड करें। लेकिन अब फिर वहाँ एक फिर प्रॉब्लम आता है कि जो हम कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं ना, जी। तो उसमें जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं ना, उनको यूज़ के हवाले से हमने उनके जो टैक्सेस हैं ना, वो गवर्नमेंट ने कम रखे हैं, हमारे मुतालबे पे कम रखे ठीक हैं। है। ठीक है। तो फर्ज करो किसी का 2 लाख रुपए टैक्स है या 1 लाख रुपए है, तो जब आप यूज्ड में मंगाएंगे ना, तो उसका जो टैक्स है 50,000, 60,000, 40,000 होगा। अच्छा। अब मैं आपको ये मिसाल दूं कि आप एप्पल आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया, 15 कर दिया आपको गिफ्ट, बाहर से आया किसी ने या आप गए आपने खरीद लिया। अब जब यहाँ के आप टैक्स देंगे ना उसका, तो फिर यहाँ आपको तकरीबन 1,80,000 टैक्स देना पड़ेगा पीटीए का, अच्छा, जबकि कमर्शियल इंपोर्ट में वो 55,000 है। यानी मेरे लिए प्रेफरेबल ये होगा कि मैं जाके कमर्शियल इंपोर्ट दुकान से खरीद लूँ दुकान मोबाइल। से खरीद हाँ, लें अगर मैं खुद वो पीटी अप्रूव कराऊंगी तो जी वो जी 1.5 जी, लाख रुपया। वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि भी आम बंदा किसी भी दुकान से जाए तो वो परचेज कैसे करे। एक सिर्फ पीटीए नॉन पीटीए नहीं है, आपने फिर ये देखना है कि ये फर्बिश्ड यू रिपेयरेबल है या 10x10 जो हम कहते हैं कि भी उस हालत में। जो 10x10 होता है उसका हम ये कहते हैं, ये हमारी टर्म है कि ये बिल्कुल खुला नहीं है। अजय साहब, मुझे ये बता दें, आईफोन लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ये 10x10 की जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा ये आईफोन 10x10 है? हाँ, अब आप उसमें देखेंगे कि भी आप ना इसकी एक एप्लीकेशन है 3U टूल। ठीक है। 3 टूल आप सब वो लैपटॉप पर वो है, उसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। उसमें जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जब कनेक्ट करेंगे ना मोबाइल को, तो वो उसकी सारी वो डाटा है ना, स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। ठीक हो गया। उसमें ये होगा कि इसकी बैटरी चेंज है, इसका कैमरा चेंज है, ये कितनी दफ़ा ये खुला तो बड़ी हुआ पते है। की बात आपने बता दी हाँ, है। ये खुला हुआ है, इसका पैनल चेंज हुआ है, अच्छा, या जो भी उसमें आएगा वो अदरवाइज मोबाइल आपको बड़ा खूबसूरत नया हाँ, नजर आ रहा है और आपने खरीद लिया। जी जी, जब आप उसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से इस एप्लीकेशन के जरिए, तो वो फिर सारा डाटा उसको वो आपको बताएगा, ये मॉडल है इसका, ये इसकी मेमोरी है, ये इसकी हार्ड डिस्क है, ये इसका आईएमई नंबर है, सारा जो कुछ है ना वो आपके मोबाइल उसमें लैपटॉप में सामने आपके स्क्रीन पे आपके आ डन। जाएगा। यानी आईफोन यूजर्स जब भी मोबाइल लें तो ये लाजमी हाँ, चेक कर लें। 3U टूल में जाके तो वो उसको चेक करें, उसकी एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आप उनका कैमरा चेंज है, उसका फेस आईडी काम नहीं कर रहा, उसका पैनल चेंज है, या कहीं भी रिपेयर हुआ है, बैटरी चेंज हुई है। इवन अगर आप ओरिजिनल भी चीज़ डालेंगे ना कि आपने कहा कि भाई वो मैंने तो हांगकांग से या दुबई से रिपेयर कराया था इसको, उनकी वर्कशॉप से या उनकी, तो वो भी आ जाएगा कि उस डेट को आपने इसमें जेन्युइन बैटरी डलवाई थी या ये चेंज कराई थी, वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। सही। तो उसके लिए तो बड़ी आसानी नहीं ठीक है। कि भाई आप वो एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हैं तो फिर आपको सब पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2, अब उसका जो प्रेफर ये है कि भी आप एक तो खासकर बड़े मोबाइल हैं ना, एप्पल ये दूसरे हैं जो, इनको आप बाहर जाके ना खरीदें। ठीक हो गया। उसके जो टैक्सीज है ना, फिर आपको फिर वो नॉन पीटीए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके टैक्सी 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए, फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो 50,000 का तो मैं लेके आया हूँ,
और उसके बाद मार्केट में बिक रहा है लाख कैसे रुपए पता चलेगा कि ये बाहर से आया है मोबाइल, आपने यहाँ से नहीं जब खरीदा? वो नॉन पीटीए, ठीक है। जब आप उसका ये है कि जब आप उसको पीटीए कराना चाहेंगे, हाँ, तो वो जो कोड आपने कहा कि यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है, वो एप्पल बाहर में नहीं होता। ठीक हो गया। एप्पल का सबसे जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो सबसे बेहतरीन ये है कि भी आप उसको आईएमई नंबर उसका चेंज नहीं कर सकते, जबरदस्त। ना उसका सीपीआईडी चेंज होगा, ना वो पैच होगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये आईफोन गुम हो जाए आसानी से मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। क्या करना होगा आप इसके इसको लिए? फाइंड माई उसमें फाइंड माई लोकेशन। लोकेशन में आप चले जाएं, ठीक है तो आपको नहीं वो खबर आई थी पीछे, को गोरा था उसका वो एयरपोर्ट जी। मिस हो गया था, बिल्कुल। तो फिर वो दुबई से चल के वो जेल में जाके उसने पकड़ लिया था। एप्पल में ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये कि हर बंदा एप्पल खरीदता नहीं है, या वो इसकी डाउनलोडिंग में और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो कहते हैं कि जो सबसे जो इजी टू यूज़ है वो दूसरे एंड्रॉयड सिस्टम है उसमें वो, तो उसके हवाले से ये जो और सबसे हमारे पाकिस्तान में आप देखें ना कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी के, दहशतगर्दी के, उसमें सबसे तो केयरफुल होने की वाली ये बात है कि हम ये पैच, जेबी और ये दूसरे सीपीआईडी, इनसे हम बचें। अजहर साहब, एक और, अब आपकी वसात से मार्केट में माशाल्लाह से आप बैठे हैं, काफ़ी अरसे से प्रेसिडेंट भी हैं, लोगों को गाइड कर दें। अगर किसी ने आईफोन या फिर एंड्रॉयड ख़रीदना है, कुछ 2-3 पॉइंट शेयर कैसे जहां पर आपको धोखा नहीं होगा, कोई मुस्तनद जगह जहां से जाके हम आसानी से मोबाइल खरीद सके, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें? देखें अब ये हमारी मुश्किल है, सोसाइटी में ये तो मुश्किल कहना सवाल बहुत पूछ लिया मुश्किल है। मैंने। हाँ। हर जगह पे अच्छे भी लोग बैठे हुए हैं और फिर बीच में ये भी बैठे हैं। अब देखें हमारी हाल रोड मार्केट है, उसमें ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है, हमारे उधर हसन सेंटर में हो रहा है और यहाँ हफीज सेंटर में हो रहा है, इधर टाउनशिप में भी है। लेकिन यह है कि हर मार्केट में अच्छे भी हैं और वो भी हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप ये देखें कोई अच्छी मुस्तनद जो है ना शॉप, आप उससे या आप आपके जानने वाले या उससे ये क्लियर कराएं, उससे जब भी लें रिसिप्ट पे आप ये सारी चीज़ें क्लियर करें कि मेंशन करनी हाँ चाहिए। मेंशन करें कि भी ये सीपीआईडी नहीं होगा, ये पैच नहीं होगा, ये खुला नहीं होगा। इन चीज़ों को आप उसके अंदर मेंशन करें आप ठीक हो गया। ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, वो कहीं क्राइम में इस्तेमाल है, तो आपके पास आपको देखें आप जो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी वाले तो आपके पास पहुंच जाएंगे, पुलिस आपके पास आएगी, तो फिर आप क्या बताएंगे उनको? बिल्कुल। आप पकड़े तो आप जाएंगे। हाँ पकड़े आप बिल्कुल। जाएंगे। जेबी मोबाइल कंपैरेटिवली हमें सस्ता मिलता है, उसको लेने का कोई फ़ायदा है अगर कोई कम बजट वाला ख़रीद ले? नहीं, उसमें जेबी में तो ये है ना, वो लॉक है, इंटरनेशनल लॉक है, तो उसमें आप यही चला सकते हैं कि वाईफाई चला लिया आपने बस। हाँ। और उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, वो तो वाईफाई तो चल वैसे जाता है चल ना। जाता है, वैसे ठीक चल जाए, वो लॉक नहीं होता। ठीक है। आपका नंबर इन और कमिंग वो लॉक होगा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि भी आप देखें, आपने लेना है अपनी सहूलत के लिए, अपने एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उनमें इन चीज़ों से बजाय कि एक आप सहूलत लें और उस सहूलत को आप पैसे दे के ख़रीदें और वो ख़रीद लें आप, एक प्रॉब्लम। एक और चीज़, जैसे कि हमने जिक्र किया कि आजकल ऑफिस के सारे काम मोबाइल फ़ोन पे हो रहे हैं, बहुत सारे काम हम देख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, ये वो सारे, किसी भी फील्ड में कोई भी, मेरे ख्याल से अब ऐसा, एजुकेशन आपकी इस पे हो रही है, हमारे बहुत सारे काम सारा दिन मोबाइल पे चल रहे होते हैं। तो मोबाइल की बैटरी हेल्थ, कौन सा मोबाइल ऐसा है जिससे डाटा इधर उधर नहीं हो सकता? जाहिरी बात है, अब हमारे ऑफिस में बड़ी सेंसिटिव चीज़ें, कुछ चैट्स डिस्कस हो रही होती हैं न्यूज़ के रिलेटेड ही, तो इसी तरह हर कंपनी के कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो ग्रुप्स बने होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही होती हैं कि वो लीक आउट हो जाए तो कंपनी के लिए मसला हो सकता है। तो कौन सा ऐसा मोबाइल है जो सिक्योर है, और उसको सिक्योर रखने का तरीका भी मुझे बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि एप्पल के जो आईफोन है, ये ले सकते हैं, ये आप इसमें कुछ भी नहीं, आप एक दफ़ा हुआ था मामला, तो अमेरिकन जो FBI थी वो उसको अनलॉक नहीं कर पाई थी। अच्छा। अब ये इसका जो एप्लीकेशन है वो सुना है कि इजराइल के पास है, लेकिन इतनी आम ये टेक्नोलॉजी ये मेरे मोबाइल का पासवर्ड कोई नहीं खोल सकता। नहीं, ये अगर आपका लॉक कर दिया आपने तो iCloud इसका कोई नहीं खोल सकता। कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिक वर्कशॉप या कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि इसको ओपन कर ले। वाह, तो फिर सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो इसकी ये है। आपने अगर सिक्योरिटी के हवाले से सिक्रेसी आपने लेनी है, तो जो आपका कोई भी, और जैसे ये आ जाएगी आपको, ये मैसेज आ जाते हैं, ये आपका OTP मांग रहे होते हैं बैंकिंग वाले दूसरे, वो भी ये बताएगा कि ये सारा फेक है।
जबरदस्त। तो वो फिर मैसेज मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है ओटीपी देते हुए और अच्छे अच्छे बैंक अकाउंट खाली हो गए नहीं, लोगों नहीं, के। नहीं, वो इसमें ना ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है वो कि भी आपकी कोई चीज़ को कोई डाटा उठा नहीं सकता आपके चलें जी, ऐसे। तो आप एक दफ़ा थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर लें, वो लोग जो कि बिजनेस जी, जी, जी। पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस तरह की जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आईफोन बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं रिपेयर मोबाइल कैसा होता है। वो मोबाइल जो कोई आपको डब्बे में बंद करके नया कह के बेचा जा रहा होता है, यूज होता है, उसकी कुछ निशानियाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ प्रेसिडेंट मोबाइल फ़ोन एसेसरी सरदार अजहर सुल्तान साहब मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लें जी, अगर अब आप नकालों से होशियार रहना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन खुला हुआ है या नहीं, अजहर साहब कैसे पता चलेगा? देखें अब ये देखने में तो अब मोबाइल मुझे आप बिल्कुल ठीक लग मार्केट रहा है। गए हाँ, तो आपको सारे मोबाइल जो रखे हैं ना वो एक जैसी नज़र है। डब्बा पैक या जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। सही, उसको तो आप जब अनलॉक उसको करेंगे तो वो सब पता लग जाता पता है चल उसमें। जाएगा। अच्छा, अब उसमें ये कि आप मार्केट गए तो आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो किन चीज़ों पे बंदा ध्यान दे। खरीदते हुए मोबाइल आपने खरीदते ये हुए चीज़ें देखनी है। अच्छा, नंबर वन तो आपने सबसे पहले जो इसके नीचे स्क्रू लगे होते हैं ना दो, जी, जब ये स्क्रू लगे होंगे ना दो ये, तो आपने ना बड़े गौर से इनको देखना है कि अगर ये खुले होंगे ना तो उन पे निशान पड़ा होता है। ठीक है। तो या नए लगा देते हैं जरा नए, कैमरे की तरफ करके, ये जो चार्जिंग वाली पिन है उसके साथ उसके दो साथ स्क्रू दो है। स्क्रू लगे होते हैं नीचे। अच्छा, अगर इनको नॉर्मल खोला होगा तो यहाँ निशान होगा। यहाँ उन स्क्रू के ऊपर वो स्क्रू ड्राइवर का या उसको खोलने का ठीक है, वो निशान ओके। होता है अक्सर। वहाँ से पता चल जाता है कि ये चेंज हुआ है, तो फिर भी पता चलेगा कि ओरिजिनल में और दूसरे में फ़र्क होता है बाद ऐसे फिर। ठीक है। अच्छा, नंबर दो ये है कि भी आपने ये देखना है कि इसकी जो ये हाउसिंग है ना ये इसका ये तो चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा, कितना भी चेंज ये करें, भी चेंज कर ली जाती है। हाँ ये पूरा आपका जो है ना ये सारा चेंज हो जाता है। अच्छा, इसका पैनल तो चेंज नहीं है। अच्छा, पैनल जो ओरिजिनल पैनल होते हैं ना किसी भी ब्रांड के, चाहे वो सैमसंग है, वन प्लस है या गूगल है या एप्पल है, उसका जो टेक्नोलॉजी होती है ना उसकी जो ये पूरा पैनल की एलसीडी है ना एंड तक वर्क कर रही होती है। बहुत बारीक सा ना इस पे ये बॉर्डर आता है, बहुत मामूली, ठीक है। जो ब्लैक आ रहा होता है ना ये मामूली बॉर्डर होता है। आप लाजमी जाएंगे तो पहले एक ओरिजिनल पे थोड़ा ज़रा देख के जाएंगे छोटी मोटी हाँ, चीज़ें। बिल्कुल। तो ये जो आपका ये पैनल है ना यहाँ से भी आपने ये चेक करना है कि इसका ये जो पैनल है ये चेंज तो नहीं है। ठीक है। चेंज का ये होगा कि यहाँ ना मामूली सी जो ग्लू लगी होती है, अच्छा, तो उससे कोई ना कोई यहाँ ऐसा आपको नज़र आएगा कि ये ना पैच हुआ हुआ है, दोबारा इसका पैनल लगाया हुआ है, ठीक लगाया हो गया। हुआ है कि यहाँ से ये बॉर्डर पे ना आपने बड़े गौर से बड़े करीब से देखना है कि इस पर कोई ऐसा ऊपर नीचे को गिलू का तो निशान नहीं है। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि भी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टूल में आप चले जाएं, ठीक है, आपने हाँ जी। लैपटॉप भी पकड़ना है, आपने कहना कि यार मुझे चेक कराओ, आपने केबल लगानी तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा उसका कि इसका कैमरा चेंज है, इसकी बैटरी जबरदस्त, चेंज ठीक है, है। और फिर स्पीकर वगैरह चेंज हो वो भी पता चल जाए। एक एक चीज़ उसकी आ जाएगी, जितनी भी चीज़ें होंगी और कहाँ से रिपेयर हुआ है, कब रिपेयर हुआ है वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन दूसरे जो और मॉडल्स हैं उनमें भी आपने देखना है, तो उनमें आपने ये कैमरे को ना ऑन करना है ठीक है, और उसमें ना ये आप एंड्रॉइड का बता रहे हैं। हाँ एंड्रॉयड का ठीक भी है। आपने ये देखना है कि भी उसको फ्रंट कैमरा बैक कैमरे पे कोई डॉट तो नहीं है, ठीक है, तो वो आपने ये ऑन करके और उसको देखना है ठीक ताकि है। उसका रिजल्ट फोकस उसका ठीक है। फोकस उसका ठीक है, उसका रिजल्ट ठीक है, जेन्युइन और दूसरे जो नॉन ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं, पार्ट्स होती हैं, उनमें क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता ठीक हो गया। है। ये तीसरी चीज़ है। और फिर ये जो है ना इनको बैटरी को बूस्ट करते हैं। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, वो भी झूठ कर देते हैं। हाँ, वो अब देखे ना, फर्ज करो हम कहते हैं अच्छा 99% आप बैटरी 4 साल या परसेंटेज है। 5 साल पुराना मोबाइल लेने जाएं और वो यूज में भी हो और उसकी बैटरी 100% या 95, 98%, 7% हो तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो तो कोई हो बंदा कि जिसने कभी ये मोबाइल यूज ही ना किया हो, वो सही। 90% बैटरियां बूस्ट ही होती हैं। उनको बूस्ट किया उन्होंने, वो 70 ये बूस्ट कैसे की जाती है? ये बस ये जैसे टूल्स होते हैं वर्कशॉपों में, ये जो कर रहे होते हैं, जैसे पैच कर रहे होते हैं, ठीक ये है। बूस्ट।
अब तो बूस्ट में भी अच्छा, वो लेट्स सपोज अगर बूस्ट भी कर दिया है तो वो अगर मैं 1-1.5 महीना यूज करूंगी तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा? वो आ जाएगा। अच्छा। हाँ, महीने में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है ना, 70 से वो 100 पे ले गए तो वो आ जाएगा। आपने ये भी श्योर करना है कि भी ये बूस्ट ना हो बैटरी 15 दिन की या महीने की, या अगर 1 महीने के अंदर डाउन आ गई, सडनली डाउन हो जाती है तो वो बूस्ट ही हुई होती है। ठीक हो गया। तो आपने ये भी परचेजिंग के टाइम उनसे आपने बात करनी है। देखें पहली जो बात की बड़े झगड़े से ये पहली छोटी सी बहस बेहतर है। बिल्कुल सही आपने कहा, अच्छे खासे पैसे आपके लग रहे हाँ, होते हैं। आप देखें ना, आपने हो सकता है कि कैसे कैसे हर सैलरी में से कुछ सेविंग की है, उसके बाद आप जा रहे हैं 6 महीने बाद, साल बाद एक चीज़ अपने लिए ले रहे अजय हैं। साहब, एक बहुत बड़ा मसला है, आईफोन के जैसे जैसे नए मॉडल्स आते हैं पिछले पैसे कम होते चले कम जाते होते हैं, तो हमें क्या करना है? जल्दी फोन चेंज कर लेना है? देखें ये तो अपने मॉडल नए आपके आने से पहले फोन चेंज कर लें? वसाइल के ऊपर है आपके कि भी बेहतरीन सिस्टम तो यही है कि अगर आपके पास वसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप हर मॉडल को उसको चेंज कर लिया जाए, ताकि उसमें अगर कोई आपका कीमती कोई डाटा पड़ा उसमें वो सेफ रहे। फिर उसको रिपेयरिंग के लिए आपके पास वर्कशॉप में ना जाना पड़े। देखें ना, आप रिपेयरिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड और वो मांगेगा। जब पासवर्ड मांगेगा तो आपके डाटे को भी वो शेयर कर सकते हैं। आईफोन की भी? आई देखे ना, जब आप रिपेयर में चले गए तो आपने तो सब कुछ वो मैकेनिक के हाथ में दे दिया ना। तो फिर आपको मोबाइल फोन पासवर्ड वगैरह बड़े कॉन्शियसली देना हाँ, चाहिए। या आपने वहाँ खड़े होकर कराना है। कोशिश तो यही करें कि रिपेयरिंग तक नौबत ना जाए, क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस सीक्रेसी है, कोई आप कोई ऑफिशियल उस हाँ, पे बिल्कुल हैं। जाहिर बात है। हाँ, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। हमारे पास कई आ जाते हैं, कहते हैं कि जी ये मेरा ये मसला बन गया और इसमें मेरा बहुत जो कीमती है ना डाटा है, बड़ी सीक्रेसी है। तो हम यही करते हैं कि भी या तो अपने सामने खड़े होकर कराया जाए ताकि वो डाटा ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक हो गया है, बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर मोबाइल फ़ोन आपका 4-5 दफ़ा गिर चुका है, जी जी जी। उसकी कोई क्वालिटी मुतासिर होती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आईफोन खास तौर नहीं, पे? आईफोन में तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता? हमारे पास मैं यूज़ करता हूँ, 100 दफ़ा भी गिर रहा होता हमारे अच्छा, पास। हाँ, ये कैमरे की क्वालिटी भी या स्पीकर वगैरह कुछ नहीं? यानी आईफोन इतना मुस्तरद हाँ, है। इवन के भी वो कैमरे के बल गिरे, कैमरा टूट जाए या पैनल उसका टूट जाए, वो एक अलग है। लेकिन वैसे ये ड्यूरेबल है अच्छा काफ़ी। एंड्रॉयड अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें तो आपने बताया कि आसानी से वो नंबर चेंज हो जाता है, वो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पैनल वगैरह उसके भी चेंज कर दिए चेंज हो जाते हैं? जाते हैं। तो वो आप जब देखेंगे ना, जब थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो पैनल चेंज पे जब आप यहाँ ऐसे देखेंगे तो कोई ना कहीं उसमें ठीक है, आपको एंड्रॉयड में भी पता चल एंड्रॉयड जाता में भी पता चल जाएगा। इसको आप देखेंगे तो आपको ओरिजिनल का कॉपी। है। उसकी बैटरी वगैरह चेंज हुई है, स्पीकर चेंज हुआ है, कैसे पता चल सकता है एंड्रॉयड का? इसका तो आईफोन का तो आपने बता दिया। देखिए उसमें तो आपने यही देखनी है ना कि भी एक कॉमन सेंस में कि भी ये कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं और इसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए, नेचुरल कितनी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो जाए, ठीक है। भी आपने 3 साल 4 साल पुराना मॉडल लिया तो 85% है, 80% है, 90% है, ठीक है। जब आप 99 या 100% आप ले रहे हैं, एक चीज़ यूज़ भी हुई है और वो 100% 3 साल बैटरी कैसे रह सकती है? बिल्कुल ये ऐसे तो ही। मुमकिन नहीं है कि भी एक बैटरी की हेल्थ कितनी भी हो, 3 साल 4 साल आप यूज़ भी करें तो 100% रहे या 97% रहे। तो ये जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा है जो कि आप अपने अगर अपने डेटे को महफूज करना है, दूसरी चीज़ों से बचना है, तो वो सेफ्टी है वो एप्पल में। आप एप्पल या आईफोन ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, अक्सर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने वाले जो हैं, या फिर आप गर्मी में कहीं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें, हीटअप हो जाता है मोबाइल, उससे भी मोबाइल की बैटरी हेल्थ या कुछ चीज़ें बैटरी मुतासिर हेल्थ होती नहीं, हैं? उसका सारा उससे सारा सिस्टम उससे मुतासर हो डैमेज रहा होने है। का? हाँ, उसका उसकी जो चिप है। आप देखते थे पहले किसी ज़माने में जब कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर रूम में एसी लगे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अभी बाहर सारे सिस्टम है तो एसी लगे हुए हैं। हाँ, तो वो इसकी जो चिप है ना, वो खास टेम्परेचर होता है उसका। अच्छा। हाँ, जब आप देखो कोई भी, ये हमारा थर्मोस्टेट है, जब इंसान का थर्मोस्टेट है, उस पर जब आप गर्मी का असर पड़ रहा है तो हर चीज़ पे गर्मी का असर पड़ रहा है। आप देखें कि गर्मियों में हमारी जो रिपेयरिंग है, कभी मोटर जल रही है, एसी खराब हो गया, वो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारा डिपेंड टेम्परेचर पे है। यानी हम फ़ोन को चार्जिंग में लगा के, जहाँ कोई पंखा नहीं है, एसी नहीं है, फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, अच्छा खासा गर्म भी हुआ, तो ये नुकसानदेह है। हाँ, नुकसानदेह ये। अब तो इसके कूलिंग फ़ैन आ गए हैं, छोटे छोटे से कूलिंग फ़ैन मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम, खास पर ये जो बच्चे गेमिंग कर रहे होते हैं ना, हाँ, उनके घंटों घंटों बच्चे गेम घंटों खेल रहे घंटे होते हैं। गेम खेल रहे होते हैं, तो फिर उसके पीछे वो कूलिंग फ़ैन लगा देते हैं, या उस इन्वायरमेंट में रहें जहाँ को टेम्परेचर ठीक हो। ठीक हो गया। चार्जर लगा के मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, मोबाइल सुनना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये बहुत डेंजरस है। अच्छा। हाँ, अब देखें ना, आपने 220 वोल्ट का 220 वोल्ट है आपके जो हमारे इस्तेमाल में हो रहे हैं हमारे,
220 वोल्ट से आप चार्जर के जरिए कन्वर्ट कर रहे हैं उसको 12 वोल्ट में, 9 वोल्ट में या 5 वोल्ट में। अब 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट तो हमारी उसके लिए इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अब देखें कि भी आजकल जैसे लोड शेडिंग होती है, जनरेटर चल रहा है आपका, यूपीएस है आपका, दूसरा कोई ऐसा एक झटका लगता है कि वो उसका ट्रांजिस्टर या उसका कैपेसिटर जो उसमें लगा हुआ है, जो उसको चेंज कर रहा है, वो अगर उड़ गया तो डायरेक्ट 220 वोल्ट आपके हाथ में होगा। ओहो हो। एक छोटा सा पार्ट तो उसको चेंज कर रहा है ना, अगर वो उसका किसी वजह से, झटके से, किसी भी उस वजह से वो अगर वो जल जाता है तो आपके हाथ में ये जो चीज़ है ना, ये 220 वोल्ट की, ये आपने नंगी तार ही पकड़ लिया। तो कभी भी कोशिश करें कि भी आप उसको यूज़ ना करें। ये बहुत नुकसान पावर भी हो बैंक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में लगा के भी नुकसान हो सकता है नहीं, क्या? वो 12 वोल्ट है। ठीक हो गया। गाड़ी की जो है ना वो 12 वोल्ट है। आपका जो पावर बैंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 12 वोल्ट 5 वोल्ट है। ठीक है, वो नुकसान। हाँ, जो हमारे घरों की भी ये बिजली है, वाटर से जो आ रही है, सोलर से आ रही है, यूपीएस से आ रही है, वो सारी 220 वोल्ट। ठीक हो गया, वहाँ पे आपको देखना है। कभी भी आप चार्जर इस्तेमाल करते हुए, और वो भी नहीं है कि भी आपने चार्जर छोड़ दिया लगा, आप कोशिश करें कि रात को आप इसको चार्जिंग पे लगा ना ही छोड़े तो बेहतर। हाँ, वो अक्सर ऐसे होता है, हमने लगाया और हम सो गए। अच्छा, आइडियली मोबाइल आपको कितना चार्ज करना चाहिए? फुल 100% चार्ज रखना चाहिए? 100%। अब तो इसमें आईफोन में तो ये साइकिल आ गया कि भी वो आप कितने साइकिल आपने चेक करना है ना, यूट्यूब पे जाएंगे ना तो वो उसको आपको उसके नंबर ऑफ साइकिल भी बताएगा, आपने इतनी दफ़ा इसको चार्ज कर लिया है। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप 100% पे लेके जाएं उसको। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बता दें, जिन लोगों का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ रहता है, सारा दिन उन्होंने मोबाइल पे, अब ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं ड्राइविंग कंपनियां जिनका सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे, उबर है, इन ड्राइव है, ये सब लोग मोबाइल फ़ोन पे ही काम कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर रिक्शा ड्राइवर्स को देखा है, बाइकर्स को देखा है, जो बाइकिया सर्विस होती है, आगे उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखे होते हैं, वो सारा दिन उनका यही काम चल रहा होता है। तो वो मोबाइल उनके लिए चार्ज करना भी बड़ा वो हो जाता है ना, तो उन्होंने पावर बैंक भी रखे हैं, जहाँ मर्जी से मोबाइल चार्ज करें, वो भी सारा दिन ही उनका मोबाइल यूज़ हो, तो ज़्यादा खदशा होता है जल्दी मोबाइल ख़राब होने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बड़े ड्यूरेबल है, अभी उसमें बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो यूज़ करने का इतना फ़र्क नहीं है अगर टेम्परेचर आप ठीक रखते हैं। ठीक है, तो वो, और उसकी जो यानी इंसानों की तरह मोबाइल को भी गर्मी लग सकती है। बिल्कुल, इनके भी जैसे हमारे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इनके अंदर भी थर्मोस्टेट है कि भी अगर वो ओवर हीट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो ओवर हीट है ना वो उसको डैमेज कर रहा होता है। पानी मोबाइल में गिर गया, सॉरी मोबाइल पानी में गिर गया, जी जी जी। तो बार बार गिरा। आईफोन तो अब खैर वाटरप्रूफ भी है, waterproof है। तो नुकसान पहुंच सकते हैं इससे? हाँ, क्यों नहीं, अगर ये अच्छी बड़ी ब्रांड है या बड़े महंगे हैं ना, वो तो सारे वाटरप्रूफ हैं। जो सस्ते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो इससे तो लाजमी बात है कि उनके जो बोर्ड में चला गया। हाँ, आईफोन और सैमसंग के जो नए मॉडल हैं सारे, ये दूसरे जो वन प्लस के हैं वो सारे ये वाटरप्रूफ हैं। चलें जी। अच्छा, तो एक बात और रहेगी कि भी दूसरा ये है कि जो खुले हुए को चेक करना है ना। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो सिम वाली जगह है ना, सिम जैकेट जिसको कहते हैं, इसमें से आप अगर ऐसे चेक करते हैं ना हवा से, जैसे फूंक मारते हैं इसके जैसे कहते हैं, तो उसको जो खुला होगा ना उसमें आप महसूस करेंगे कि उसमें हवा लीक हो रही है। अच्छा, हाँ, तो जो एयर पैक होगा तो वो एयर लॉक जिसके कहते हैं, वो बिल्कुल उसमें आप महसूस होगी कि ये बिल्कुल वो वाटरप्रूफ भी वही होता है। ठीक हो गया। हाँ, जिसमें हवा ऐसे जारी होती है तो फिर वो लीकेज होता है, फिर वो वाटरप्रूफ भी नहीं होता। इसका मतलब वो खुला भी है और वाटरप्रूफ भी नहीं। चलें जी, मोबाइल लेते हुए आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और ओवरऑल इस तमाम डिस्कशन से मैं आप सब लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाकर आप अगर आईफोन ले लेंगे, एप्पल का इंतखाब कर लेंगे, तो आपका मोबाइल सिक्योर भी रहेगा, सेफ़ भी रहेगा, आपका डाटा भी सेफ़ रहेगा। सेकेंडली, जब कभी भी अपना मोबाइल रिपेयर कराने जाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, और मोबाइल ख़रीदने जाएं तो मुस्तनद दुकानदार के पास जाएं जिस पर आप एतबार कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ये सारे मोबाइल बिल्कुल सही लग रहे हैं, इनमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो हमें नहीं देखने में पता चलता, यानी आपको धोखा हो सकता है अच्छे खासे पैसे ज़्यादा लगाकर। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा अगला टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि एकदम से वज़न कम करना चाहते हैं, कर लेते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं क्रैश डाइट।
जो आपका 1-2 हफ्तों में वज़न कहाँ से कहाँ ले आती है, उसमें अब लोग क्या करते हैं जी, मुकम्मल भूखा रहना शुरू कर देते हैं। चावल, रोटी सब कुछ अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को बहुत जल्दी उससे फ़र्क भी पड़ जाता है, कुछ लोगों का वहाँ पर भी हम देखते हैं 2-3 हफ्ते के बाद आके वेट थोड़ा-सा कम होना जो है ना, वो उस तरह से रफ्तार से नहीं होता जैसे स्टार्ट में हो रहा होता है। अच्छा, ऐसे में क्या पानी भी जो है वो आपका वज़न बढ़ा रहा होता है? बहुत सारे सवाल लोग ये भी करते हैं। लेकिन ये जो क्रैश डाइट है, इसके बाद में असरात जाके बहुत बुरे आते हैं, क्योंकि मैंने कीटो डाइट के असरात देखे, बहुत बुरे आए। कुछ लोग बनाना डाइट कर रहे हैं, कुछ लोग फलां डाइट कर रहे हैं, तो उनके असरात बहुत बाद में बुरे हुए। वो होता कि आपकी स्किन, आपके बाल, आजकल ये जो ज़म्पिक लोगों ने शुरू किए, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या निकले, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, स्टमक, पेट खराब रहना, लेथार्जिक रहना, इवन लोग इतने बीमार हो गए कि वो ज़म्पिक फेस जो था वो बड़ा खौफनाक बाद में आपको सामने आ जाता है जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान दे रही होती हैं। आयशा नासिर के पास चलेंगे, उनसे जानते हैं क्रैश डाइट जो है ये किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। हम वैसे तो बहुत हेल्दी और फिट नज़र आना शुरू हो जाते हैं जी, बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर आपके नुकसान होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्रैश डाइट होती क्या है वैसे? अच्छा, क्रैश डाइट ये होती है जिसमें आप बहुत ही कम कैलोरीज शॉर्ट टाइम के लिए या इवन लॉन्ग टाइम के लिए लेना शुरू कर देते हैं। जैसे 500 से 700 कैलोरीज लेना शुरू कर देना, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट से 1500 कैलोरीज की है तो एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट 500 कैलोरीज का होता है, जिसमें से आइडियल ये है कि 250 कैलोरीज डाइट से आएँ और 250 आप एक्सरसाइज से बर्न करें, ये आइडियल है। लेकिन अगर आप एकदम 1000 कैलोरीज का डेफिसिट ले आएंगे, यानी जो आपका रिक्वायर्ड डेफिसिट है आपने उसको डबल कर दिया, चाहे वो आप एक्सरसाइज से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आप क्रैश डाइट से लेकर आ रहे हैं, उसको फिर जिसमें आप बहुत ही कम कैलोरीज पे चले जाते हैं उसको हम क्रैश डाइट प्लान कहते हैं। फिर ठीक है जी, रिकमेंड करती हैं आप लोगों को? अच्छा, इट डिपेंड्स है ना, हर एक की ना सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा देती हूँ, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को तो वो अब याद हो गई होगी। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक 65 इयर्स की खातून थी और दोनों किडनीज फेल हुई थी। उनका किडनी ट्रांसप्लांट 1 महीने के अंदर अंदर था और डॉक्टर ने कहा वेट लॉस करके आओ, और पेशेंट ने अपने 3-4 महीने ज़ाया कर दिए ये सोच के कि मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, हम नाम नहीं लेंगे किस इंस्टीट्यूट से होना था, वहाँ पे बारी किडनी ट्रांसप्लांट किया ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। बहुत फिर डोनर ढूंढना, टेस्ट कराना, सारा कुछ कराना। अब वो मेरे पास आई कि मुझे 15 किलो कम करना है 1 महीने में, और किडनीज फेल है, यानी आप प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं दे सकते, और मैंने 1 महीने में कराया था फिर 15 किलो, और वो हेल्दी तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम की रिक्वायरमेंट से अगर वो ना होता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते थे। इसी तरह हमारे पास ये केसेस आते हैं कि हमने IVF अपना बुक करा लिया है, हम बाहर से आए हुए थे, हमने 2-3 महीने तो आके ना अपने ज़ाया कर दिए हैं ये सोच के कि हम कर लेंगे। अब IVF की डेट भी सर पे, हमने वापस जाना है, हमारी लीव खत्म हो रही है, सो एंड सो, तो हमें ज़रूरी है कि क्रैश डाइट प्लान, डॉक्टर कह रहे हैं जैसे मर्जी कम करके आओ, इतना वेट होगा तो हम IVF करेंगे, वरना नहीं करेंगे IVF, हमारा पैसा छुट्टी सब ज़ाया होगी। उस केस में भी हम कुछ हद तक सख्त डाइट प्लान दे देते होते हैं, लेकिन एक होता है शौकिया क्रैश डाइट प्लान करना, जैसे कोई वजह नहीं। हाँ, शादी से पहले जैसे लड़कियां कर लेती हैं, बल्कि 0 साइज करके दुल्हन बनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। एग्जैक्टली वो गलत है। मैं ब्राइड्स को हमेशा कहती हूँ कि कम से कम 8 मंथ्स अपने पास रखें जिसमें आपने हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है। उसकी वजह यह है, कल को आपने कंसीव करना है, जब आपने कंसीव करना है, अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो फिर ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसी तरह वैसे फीमेल्स वो कहती है कि हमें बस, हम बच्चे पैदा कर लिया, अब एक दफ़ा क्रैश डाइट प्लान कराएं, हम एक दफ़ा अपने गोल पे आए, हम उसको अचीव किए रखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, ये मैं पहले बता दूं। ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं। आप क्रैश डाइट प्लान को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आम बंदे के लिए क्रैश डाइट प्लान से जो आपने वेट रिड्यूस किया है उसको मेंटेन करना, मैं कहती हूँ वो वापस जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग फिर बिंज करते हैं। जैसे ही खाने की इजाज़त मिलती है कि हाँ ठीक है, अब आपने अपना गोल लेट से 52 अचीव कर लिया है, वो इतना खाते हैं, क्योंकि रोटी की भी क्रेविंग है, चावल की भी क्रेविंग है, मीठे की भी क्रेविंग है, हर चीज़, और वो खा खा के महीने के अंदर 10 किलो अपना बढ़ा के आ जाते हैं। सो वो उधर हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि
पेशेंट क्या मकसद क्या लेकर आया आपके पास, फिर हमने सेलेक्ट करना होता है कि क्या क्रैश डाइट प्लान कराना चाहिए या क्या हेल्दी तरीके से लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके माहिर ग़िज़ायात न्यूट्रिशनिस्ट सम टाइम कह रहे हैं कि हम ये खुद डिसाइड कर लेते हैं कि जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्रैश डाइट प्लान की तरफ जाने में। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी यहाँ पे कोट कर दी, ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, बट वो देख के फ़लाँ बंदे ने, हमारे रिश्तेदार ने ये किया था तो ये कर लिया, एक दूसरे को देख के अगर आप ये कर लेंगे तो उसके फिर नताइज बहुत बुरे। मैंने बहुत सारे लोगों को कीटो डाइट करते देखा और बाद में क्या हुआ, स्किन, बाल उतरना शुरू हो गए, बैक में पेन होना शुरू, और फिर वो वेट दोबारा से वापस भी आना शुरू हो गया। अच्छा, अब कीटो डाइट की अगर बात करें तो ये मैं अक्सर बताती हूँ कि ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, यानी मिर्गी के पेशेंट्स के लिए। अब लोगों ने देखा इससे वेट लॉस अच्छा हो रहा है तो हम सब ने कीटो डाइट करना शुरू कर दी। अब कीटो डाइट का ड्रॉबैक ये है कि एक तो उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, बहुत सारे पेशेंट्स फिर कंप्लेन लेकर आते हैं बिकॉज मटन बीफ भी ज़्यादा हर किसी को सूट नहीं करता। दूसरा, अगर आप कीटो डाइट में हल्की फुल्की चीटिंग करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं आना, इधर से रोटी खा ली, उधर से, अब आप कीटोसिस में भी नहीं है और आप नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी नहीं है, लेकिन आपने फैट बढ़ाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल फौरन बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट का। एंड कीटो डाइट भी हर एक नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने बात की डायबिटिक पेशेंट की, होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट ने देखा आपका डाइट प्लान नेट से, उसने आपसे सुना और उसके बाद वो लिख के वो शुरू कर दिया, रातों रात शुगर लो होगी। और एक बात मैं बताती चलूँ, शुगर लो होने के नुकसानात ज़्यादा हैं, शुगर हाई होने के नुकसानात जो हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। रात को अगर शुगर लो हो जाए और पेशेंट को पता ना चले तो पेशेंट को शदीद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एंड कीटो डाइट का भी ये मसला है, हमने सुना कीटो डाइट करनी है, अब हम शुगर की दवाई तो ले रहे हैं ना, शुगर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमने रोक दिए, फैट बढ़ा दिया, प्रोटीन बढ़ा दिया, रात को शुगर लो हो सकती है। रात को क्या, मैं रात को इसलिए कह रही हूँ कि दिन में भी लो हो सकती है, बट दिन में हमें पता चल जाता है शुगर लो हो रही है, चलो कुछ खा लिया, रात को पता नहीं चलता है इंसान को, और स्पेसिफिकली 60 प्लस इंसान को बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर पता चल गया है तो उसने क्या करना है, उसने उठ के बोतल का पूरा ग्लास पी लेना है। अब डाइट पूरे दिन की जो ज़ाया की है गई, तो उससे बेहतर था एक ही दफ़ा हेल्दी डाइट प्लान। जब आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, कोई भी मसला है, आपने खुद से डाइट फॉलो नहीं करनी। आप किसी भी डाइटिशियन को दिखाएं, आप किसी भी एक्सपर्ट को दिखाएं। ozempic की अभी आप बात कर रहे थे, ओज़ेम्पिक में भी यही हुआ है ना कि लोगों ने खुद से लगाना शुरू कर दिया। और मेरे पास बल्कि पिछले दिनों एक केस आया हुआ था, मैं इस चीज़ को बड़ा कंडेम करती हूँ कि आप खुद से नहीं लगा सकते ओज़ेम्पिक। आयशा, मैंने लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस तो देखा ही देखा, फेस बड़े अजीब से लोगों के हो गए। हमारे एक इंडियन हैं करण जौहर, वो एक एग्जाम्पल है, हमारे तो नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है करण जौहर ओज़ेम्पिक फेस की। एंड ओज़ेम्पिक फेसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। वजह ये है, एक तो ये कि लोग शुरू करते हैं और फिर उन्हें ये नहीं पता वेयर टू स्टॉप, जहां आपने स्टॉप करना है, जहां पे आप डोज मैनेज करने का नहीं पता। और एक मैं डॉक्टर को भी जानती हूँ, वो डॉक्टर थे हार्ट के स्पेशलिस्ट, लेकिन उन्हें लगा कि वो इसको बड़ा अच्छा मैनेज कर लेंगे और फिर वो भी पहुंचे हॉस्पिटल। आप डोज इसकी खुद मैनेज नहीं कर सकते, एक्सपर्ट ही मैनेज करेगा। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आ रही थी, जाते जाते कहती है, अच्छा ना मैंने ओज़ेम्पिक शुरू कर दिया, वैसे तो मैंने सुना है कि आप मना करती हैं कि खुद से ना शुरू करें, लेकिन मैंने शुरू कर दिया, मैंने ठीक किया। अब मैं गलत को तो नहीं जस्टिफाई कर सकती, लोग अभी भी इतनी अवेयरनेस आने के बावजूद आज भी ये करते हैं। कहीं से ओज़ेम्पिक खरीदा, कहीं से ओज़ेम्पिक मैनेज किया, बाहर के ममालिक में भी ये हो रहा है, इधर से जाते जाते ओज़ेम्पिक ले गए, पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, किसी से खरीद लिया और उसके बाद ओज़ेम्पिक खुद ही से लगाना शुरू कर दिया। ना हमें पता है हमारी हिस्ट्री पे ओज़ेम्पिक लग सकता है। जैसे थायराइड के पेशेंट ओज़ेम्पिक खुद से नहीं लगा सकते, शुगर के पेशेंट ओज़ेम्पिक खुद से नहीं लगा सकते। हम हिस्ट्री भी नहीं देखते, सारा कुछ भी नहीं, बस शुरू कर दिया ओज़ेम्पिक, और उसके फिर नुकसान आपको भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखती हूँ कि उनकी क्रैश डाइट में क्या है, हर रोज पानी बस पीते चले जा रहे हैं, खाना नहीं खाना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। मतलब ऐसी जुनूनी कुछ लड़कियां भी मैंने देखी हैं। मैंने ऐसे लड़के भी देखे अच्छा? हैं। हाँ जी बिल्कुल, और वो डॉक्टर साहब भी देखे हैं। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो लिक्विड डाइट पे, उसे बड़ा शौक होता है और 3 दिन की ये लिक्विड डाइट पानी वाकई वेट कम कर देता आपका, एकदम से वेट जब आप खाई पी कुछ नहीं रहे ना, तो फिर आपका वेट तो रिड्यूस होगा, लेकिन आप उसके साइड इफेक्ट सोचें, आप कहीं पे भी गिर सकते हो। मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आपको गाड़ी चलाते हुए चक्कर आ सकता है, आप
लेट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बात भी नहीं सही से कर सकते। आप सोचिए मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रही हूँ, तो मेरी क्या ही एनर्जी होगी, मेरी क्या ही हालत होगी। और अगर मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट ठीक नहीं देख सकती, मैं टीचर हूँ मैं पढ़ा से ही नहीं सही बात सकती, है। मैं होस्ट हूँ तो मैं शो नहीं फोकस कर नहीं आप कर सकती। सकते, बोला नहीं जाता आपसे, बहुत सारे और इश्यूज ये होती भी नहीं है, ये सिर्फ ना बातों की हद तक हम कहते हैं कि लिक्विड डाइट, ऐसे लोग चीटिंग भी कर रहे आयशा होते हैं। बहुत ज्यादा मैंने जुनूनी लोग देखे हैं ऑनेस्टली, 3-4 दिनों में अपना टारगेट अचीव करके उसके बाद चाहे वो थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो मैंने केसेस अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा देखे हैं ना, इसे हम कहते हैं बुलीमिया, यानी एकदम शदीद कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर आना शदीद डाइट पे, और उसके बाद उसको कॉम्पेंसेट करते रहना। कॉम्पेंसेट से मुराद है उतना ही खा लेना, उतना ही खा लेना। ऐसे लोग हमेशा आपको ओवरवेट ही नजर आएंगे, वो कभी भी बहुत ज़्यादा स्किनी हो भी जाएंगे तो उसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। आप जब भी देखेंगे वो ओवरवेट ही होंगे, इवन अपने हेल्दी बीएमआई पे भी नहीं आएंगे, बिकॉज उनकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि वो इधर से कम करते हैं, इधर से बढ़ाते हैं, कम करते हैं बढ़ाते हैं, वो कहीं पे भी अपना ग्रे जोन नहीं ढूंढ पा रहे, या वो ब्लैक में है या वो वाइट के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं जी, आपने इनका ख्याल रखना है। बट हम जहाँ पे क्रैश डाइट की बात कर रहे हैं, उसके नुकसानात की बात कर रहे हैं, वो नुकसान आपको उस टाइम नहीं, वो आगे जाके किस तरह आपको भुगतने पड़ते हैं, आपके साथ होता क्या है, वो मैं आयशा से पूछूंगी और एक अच्छा सा हेल्दी सा डाइट प्लान भी आपके साथ गर्मियों के लिहाज से शेयर कर दूंगी। ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपने क्रैश डाइट कर ली, अपना वेट कम कर लिया, आप दुबले पतले हो गए, स्मार्ट हो गए, सारे कह रहे वाह वाह क्या किया है क्या किया है, वो दाद बड़ी आपको अच्छी लग रही होती है। लेकिन होता क्या, थोड़ी देर बाद जाके आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। आयशा, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जिनका खाना खाने को नहीं दिल करता, स्टमक बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। होता क्या है हमारे अंदर ये क्रैश डाइट के बाद? अच्छा, ये भी सब्जेक्टिव है, हर एक क्रैश डाइट प्लान के बाद डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं जैसे कि मैंने कहा, और कुछ लोग जिन्होंने रोटी छोड़ दी है, मेरे पास वो केसेस भी आते हैं कि रोटी छोड़ दी, अब जैसी रोटी खाते हैं पेट खराब हो जाता है, बॉडी ने इंटॉलरेंस उसकी डेवलप कर ली, या दोबारा उसको इनकॉर्पोरेट करना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। यही क्रैश डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि बॉडी इंटॉलरेंस टू सर्टन फूड आइटम्स डेवलप कर सकती है, लेकिन वो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप अगर चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हो तो वो ठीक हो जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि आपका यूरिक एसिड, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रैश डाइट में चूंकि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो या आप ये कह रहे हो मेरा मसल लॉस ना हो जाए, तो उसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपकी किडनी में थोड़ा सा बर्डन जो है वो ज़्यादा हो सकता है अगर आपने प्रोटीन अपना ज़्यादा रखा हुआ है। बाकी इंटॉलरेंसेस टू फूड एंड आपके बाल गिर सकते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपके नाखून ख़राब हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, आपका एनर्जी लेवल जो है वो दोबारा वो होता ही नहीं है जो आपने उस क्रैश डाइट प्लान से पहले आपका एनर्जी लेवल होता था। आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अगर स्लीप साइकिल और एंजाइटी की बात करें, बहुत सारे लोगों में वो आ जाती है, उसकी वजह ये मैग्नीशियम की कमी शुरू हो जाती है। लोग फोकस ही, उसके बाद वो ठीक खा रहे हैं लेकिन उनको बात समझाना एक काम है, हिला के उनको बात समझानी पड़ी है, बात सुनो ये कहा है तुम्हें, उसके बाद भी उन्हें वो बात प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। हालांकि अच्छा, अगर कुछ लोगों को भूलने की आदत हो जाए और फोकस ना रहे, आप बात कर रहे हो इधर उधर उनका ध्यान है, तो ये क्या मैग्नीशियम लेवल का? मैग्नीशियम एंड आयरन दो चीज़ों की ये डेफिशिएंसी हो सकती है, दोनों ही क्रैश डाइट प्लान से डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। और विटामिन डी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अना विटामिन डी जो है ना वो डाइट में होता ही नहीं है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे ही सबको है। तो अगर आपको फोकस का मसला आ रहा है, विटामिन डी, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ों का टेस्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डाइट प्लान गर्मियों के लिहाज से कि अच्छा। आपको आप बहुत ज़्यादा खाएं भी ना, ठीक है। वेट भी ना बढ़े, और आपके अंदर वो डिहाइड्रेशन और इस तरह के कोई मसाइल भी ना हो। अच्छा, नाश्ते में हम एक छोटी सी 7 इंच की रोटी रख सकते हैं या ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस रख सकते हैं, और प्रोटीन के लिए आप साथ में एग्स या कबाब या कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे एग एक चीज़ इस्तेमाल करनी। हाँ, एक चीज़ एक इस्तेमाल चीज़। करनी है, चाहे आप एग ले रहे हैं, कबाब, कीमा, ऑयल कम से कम होना चाहिए। जितना आपके खाने में ऑयल ज़्यादा है, कैलोरीज उतनी ज़्यादा होंगी। और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा ऑयल निकाल देना है, जब आप राइट से ऑयल निकाल देते हैं तो वो भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आता है, बिकॉज बहुत सारे एंजाइम्स के रिएक्शन में ऑयल चाहिए होता है, प्लस आपकी एजिंग जल्दी होती है, फेस गिरना शुरू हो जाता है अगर आपकी डाइट में ऑयल कम है या ना होने के बराबर है, तो ऑयल आपने बस कम रखना है। और उसके साथ अब आपकी मर्जी है, अगर आपने कम दूध वाली चाय पीनी है या कम दूध की लस्सी बनाकर पीनी है। बहुत सारे लोग नमकीन लस्सी पीते हैं, पी सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। अगर आपने मीठी लस्सी पीनी है और आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कोई स्वीटनर डाल दें, 0 कैलोरी वाला कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं। अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं आया, मिल्क शेक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमें लगता है मिल्क शेक वेट गेन कराता है, मिल्क शेक बेड टाइम पे लेंगे, ऑब्वियसली कैलोरी ज़्यादा हो जाएंगी। आपने मील की बजाय अगर मिल्क शेक लिया तो आप उसको अपनी कैलोरीज में मैनेज कर सकेंगे। 80 ग्राम यानी हथेली के बराबर कोई भी फल लिया, साथ दूध का ग्लास लिया, उसमें स्वीटनर डाल दिया,
और थोड़ी देर बाद मिल्क शेक पी के कोई 15-20 मिनट बाद एक उबला हुआ अंडा खा लिया। ये नाश्ते का सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन जौ या जई का दलिया यानी ओट्स या बार्ले, पहले पानी में पकाएं, फिर उसमें ठंडा या गर्म दूध, जैसे कुछ लोगों को ठंडा नाश्ता पसंद होता है, कुछ को गर्म नाश्ता पसंद होता है। अगर आपको ठंडा नाश्ता पसंद है उसमें ठंडा दूध डाल दें, वरना उसमें गर्म दूध डाल दें, थोड़ा सा फ्रूट ऐड करें और वो नाश्ता हो सकता है। 11-12 बजे के करीब वाटरमेलन आया हुआ है, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम रिपीटेडली कहते हैं वाटरमेलन को टीका नहीं लगा हुआ होता, तो वाटरमेलन या मेलन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक कोई भी फ्रूट, इट डिपेंड्स कि आपकी एपिटाइट कितनी है, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो केला, अंगूर, आम ज़रा कम मिकदार में खाएं। ठीक हो गया। दोपहर के खाने में सैलेड बहुत ज़रूरी है भाई। एक तो ये आपको डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट हेल्प करेगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एपिटाइट को कम करेगा, भूख को कम करेगा। सैलेड का एक बॉल लें, साथ में छोटी सी 7 इंच की रोटी या 10-12। अच्छा, सैलेड में कुछ लोग ना फ्रूट्स भी ऐड कर लेते हैं और रोटी वगैरह को स्किप कर देते हैं, ठीक है, ओके? नहीं, रोटी वगैरह स्किप नहीं हो सकती। फिर अगर आप रोटी स्किप कर रहे हैं तो आपने प्रोटीन फिर भी पूरा करना है। सैलेड में फ्रूट डाल दिया, लेकिन साथ में चिकन का पीस या मटन या बीफ, प्रोटीन ज़रूरी है। आप सैलेड सिर्फ और सिर्फ सैलेड नहीं ले सकते रोटी की जगह पे, या तो उसमें चने ऐड करें या उसके साथ कोई दाल लें, प्रोटीन उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दोनों ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है कच्ची सब्जियां हो गई, बेशक उसमें थोड़ा फ्रूट डाल दिया, साथ में 7 इंच की रोटी या 10-12 चम्मच चावल, और जो भी सालन बना हुआ है ऑयल कम से कम होना चाहिए, आधा कप सालन ले लें। अगर आपको वेट कम करना है तो आलू जो है वो ना खाएं आप, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आपको सैलेड खाना है, रॉ वेजिटेबल सैलेड लें, उसके अंदर दही भी ऐड करें प्रोटीन के लिए, उसके अंदर काले चने, लाल लोबिया, कॉर्न ऐड कर दें, या 150 से 200 ग्राम तक बोनलेस चिकन, पकने के बाद ये 150 से 200 ग्राम होना चाहिए, वो कट करके उस सैलेड में डाल दिया। अगर आपको चिकन सैलेड के अंदर नहीं पसंद तो वो जो बारबेक्यू टिक्का की फॉर्म है उसमें आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई दाल बनाकर वो आप चम्मच से खा लें और साथ में सैलेड का बॉल इस्तेमाल कर लें। सैलेड के अंदर दही ज़रूर ऐड करें। शाम 5 से 6 बजे दूध का गिलास पिया जा सकता है। दूध नहीं पीना तो फिर आप यहाँ पे वो खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। अगर आपको फ्रूट भी नहीं लेना तो आप नींबू पानी स्वीटनर डाल के शाम के टाइम अगर कोई चाय वगैरह ऐड कर ले, अगर आप चाय एडिक्ट हैं तो कम दूध वाली चाय ले लें, साथ में 2 से 3 खजूरें हो जाएं, और एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं उनको कोई 30 मिनट के लिए सोक करके रख दें। सोक करने से उनके फाइटेट्स उतर जाते हैं, तो उनकी दूध absorption आपने बात अच्छी की होती थी, मुझे बताएं दूध घर का आप ले सकते हैं, लो फैट लेना अगर आप वेट रिड्यूस करने, अगर वेट रिड्यूस करना है घर का दूध ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से 2 दफ़ा मलाई उतारनी है। एक दफ़ा दूध को उबाल के ठंडा करें, मलाई उतार दें, काढ़ना नहीं है दूध को। पेशेंट्स क्या करते हैं, चूल्हे पे पड़ा रहने दिया, हाँ। 2 लीटर दूध 1 लीटर बन जाता है, अब उसमें शुगर भी उतनी ज़्यादा हो गई, उसमें कैलोरीज भी उतनी ज़्यादा हो गई, फिर वो पीते हैं कि हमने तो बड़ा मलाई उतारी है। नहीं, एक दफ़ा बस उसको उबालें, 2-3 उबाले दिलवाएं, मलाई उतारें, ठंडा करके दोबारा एक दफ़ा उबालें। और दही भी मुझे बता दें कौन सी इस्तेमाल करनी? इसी दूध की दही बना लें। ठीक हो गया। इसी दूध की अगर आप दही बना लेंगे तो वो लो फैट योगर्ट तैयार हो जाएगी। बाजार से लेना है बाजार से ले लें, लो फैट पढ़ के लेना है आपने। आपको जिस चीज़ पे एतमाद है, यानी अगर आपको घर के दूध पे एतमाद है वो ले लें, आपको बाहर के दूध पे एतमाद है वो ले लें, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। रात का खाना, और रात के खाने में अब आपकी मर्जी है कि आप सैलेड दोबारा से लेना चाहते हैं, या अगर आप रात के खाने में रोटी चावल लेना चाहते हैं, वही आधी रोटी ले ली या 10 चम्मच चावल, ढेर सारा सालन लें, ऑयल कम रखें, ढेर सारा सैलेड लें। अब कुछ लोग रात को रोटी नहीं पसंद करते तो रॉ वेजिटेबल या स्टीम वेजिटेबल्स ले लें, उसके साथ 200 से 250 ग्राम मीट लें, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, प्रोटीन पूरा करने के लिए, और 1 कप साथ आप उसके रायता ले लें। आयशा आपने स्किप कुछ नहीं किया, आपने तो अच्छा खाना भी बता दिया, अच्छा आपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी अच्छा बता दिया, इससे वेट मेंटेन हो जाएगा? वेट मेंटेन भी होगा, और अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, आपका वेट 80 प्लस है, तो आराम से 3-4 किलो महीने में कम भी हो जाएगा। वाह ज़बरदस्त। लेकिन आपने यही चीज़ें फॉलो करनी है, बीच में इधर उधर नहीं करना। Exactly. अच्छा, अगर आप ये रूटीन से करते रहे तो कितने दिन में आपका वेट कम हो जाता है? महीने में अगर आपका वेट 80 प्लस है तो 3 से 4 किलो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं, फिर आप ये करें, या अगर आपका वेट 80 प्लस नहीं है, फिर आप ये करें कि रात को रोटी नहीं खानी, आपने 200 ग्राम्स तक मीट ही लेना है विद रॉ वेजिटेबल सैलेड, और आपने रायता नहीं लेना है इसके साथ। तो फिर अगर आपका वेट 60-70 kg भी है तो भी आप 3 से 4 किलो वजन कम कर सकेंगे। खाने के साथ ज़्यादा पानी पीने से भी क्या वेट बढ़ता है? ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि खाने के साथ जब आप पानी पीते हैं ना, भूख खत्म हो जाती है, आप कम खाते हैं। कम खाते हैं। ये मिथ है कि खाने के साथ पानी ना पिए। खाने के साथ अगर आप, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, तो वो अच्छी प्रैक्टिस है?
इट डिपेंड्स। अगर तो आप स्वीट टूथ के लिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं खाना खा के एंड पे अब घर में मीठा है जी, मीठे में खीर आता है, कस्टर्ड आता है, उसके निस्बत फ्रूट बेहतर है। लेकिन अगर आपको मीठे की आदत ही नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि इससे मेरी कैलोरीज कंट्रोल होंगी, नहीं, आपने फ्रूट की भी कैलोरीज ऐड कर दी। फ्रूट को आप स्नैक में रखें, हमने रखा था 11 बजे के जी, करीब, बिल्कुल। तो फ्रूट को आप उस टाइम पे रखें ताकि फ्रूट की जो फ्रूट शुगर है वो उस टाइम पे ऐड ना हो। हाँ, मीठे को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं फ्रूट से तो वो बहुत अच्छी ये option हर है। एज ग्रुप के लिए डाइट प्लान है, मतलब अडल्ट्स भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें सब कुछ ही है, बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, अडल्ट्स भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको ये फॉलो नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए अलहदा से होगा, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो ये अलहदा से। नॉर्मल लोगों के लिए ये अच्छा डाइट प्लान है जिसमें आप सारा दिन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्किप कर रहे हैं। आपको आयशा ने रोटी की ऑप्शन भी दे दी, चावल भी आप खा सकते हैं लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। Definitely. प्रोटीन का इस्तेमाल भी करना है। नाश्ते में यूजुअली हम क्या खा रहे होते हैं, एक स्लाइस ले लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, शेक की ऑप्शन आयशा ने दे दी। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर रहे हैं, बट पोर्शन कंट्रोल करके अगर आप खाएंगे तो वेट भी आपका अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, जो कम करना चाह रहे हैं उनका कम रहेगा, एटलीस्ट आपकी हेल्थ मुतासर नहीं होगी। हड्डियों में दर्द लोगों को होना शुरू हो जाते हैं डाइटिंग के बाद, लोग बड़ा लेथार्जिक रहना शुरू हो जाते हैं। हम डाइट कर रहे हैं जी, अब उठने को दिल ही नहीं कर रहा, दफ्तर जाना है, दफ्तर बैठे हैं, हिलने को दिल ही नहीं कर रहा, तो हम इस डाइट से कम से कम एनर्जी रहेगी। डेफिनेटली, इसीलिए इसमें हर 2-3 घंटे बाद स्नैक है। अच्छा ना, जब लोग मेरे पास आते हैं ना, आके कहते हैं इतना खा के तो वजन ही नहीं कम होगा, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि इतना खा के वजन कम नहीं होगा। इसमें कुछ भी अनहेल्दी तो है नहीं। वो जो आप मीठे खाते थे, चिप्स खाते थे, बिस्किट खाते थे, वो सारा तो निकाल दिया है। तो इतने बिगर मील के अंदर इतनी कैलोरीज हैं। पहले आप ये करते थे, इतना सा खाते थे और इतनी कैलोरीज ले लेते थे। हमने सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज कम की और पोर्शंस आपको देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन आपका एनर्जी लेवल इस पे लो नहीं होगा। प्रोसेस्ड फूड जो है, या बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये हमारे घर के खाने से क्या हमारा वेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, ज़्यादा इनमें कैलोरीज होती हैं? अगर आप ये शॉर्मा, बर्गर वगैरह की बात करें, इसमें ऑयल ही बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऑयल का ही मुकाबला अगर आपने घर में कम ऑयल में खाना बनाया है तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने घर का खाना ही ऐसा बनाया है कि उसके ऊपर तरी बह रही है तो फिर वो भी वही चीज़ है और शॉर्मा बर्गर भी वही चीज़ होगी। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, तमाम चीज़ें खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। अगर वेट कम भी करना चाह रहे हैं तो उसका भी एक हेल्दी वे है जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और अच्छे दुबले पतले भी नज़र आएँ, जो कि सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ अगर आप वॉक एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या कमाल हो जाएगा इतने ज़बरदस्त डाइट प्लान के साथ। थैंक यू सो मच आयशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।